नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डेजर्ट नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह राजस्थान राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है कि डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें से 1900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जैसलमेर जिले में है, जबकि शेष 1262 किलोमीटर स्क्वायर बाड़मेर जिले में है। यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। पहला जिला है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, डेजर्ट नेशनल पार्क मरुभूमि पारिस्थितिक तंत्र का विशिष्ट द्योतक है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डेजर्ट नेशनल पार्क देश के बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है और यह क्षेत्र बहुत ही गर्म और शुष्क है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, डेजर्ट नेशनल पार्क विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। और आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था और देश में प्रत्यक्ष चुनाव का जो सूत्रपात है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जिस बात की चर्चा हो रही है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, ना कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसने देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। तो आप सभी को पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने का प्रावधान किया गया था। यानी कि यहां पर तीसरा कथन सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही सही है, बाकी पहला और दूसरा कथन गलत है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, गवर्नर हैज अ वेरी लिमिटेड पावर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ लगती है। और यहां पर आपको 6 देशों के नाम दिए गए हैं। तो इसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये है रेड सी। और अगर हम यहां पर पहले नाम को देखें तो यहां पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है जिबूती। और अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये रहा जिबूती, यानी कि जिबूती की सीमा रेड सी के साथ लगता है। इसी तरीके से यहां पर दूसरे पॉइंट में दिया गया है मिस्र। और आप यहां पर देख सकते हैं ये रहा इजिप्ट और इसकी सीमा भी रेड सी के साथ लगती है। तीसरे पॉइंट में है जॉर्डन। अगर हम फिगर में देखते हैं तो ये है जॉर्डन और इसकी सीमा भी रेड सी के साथ लगता है। फोर्थ पॉइंट में है सऊदी अरेबिया और आप यहां पर देख सकते हैं ये है सऊदी अरेबिया और इसकी सीमा भी रेड सी के साथ मिलती है। यहां पर फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में है सूडान और यमन और आप देख सकते हैं ये रहा सूडान
और यहाँ पर है यमन, और इन दोनों की सीमा भी रेड सी के साथ लगता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी देशों के नाम दिए गए हैं उन सभी की सीमा लाल सागर यानी कि रेड सी के साथ लगती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी देशों की सीमा रेड सी के साथ लगता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है यमन हौती रिबल्स क्रिटिसाइज यूएस लेड टास्क फोर्स इन रेड सी। तो यहाँ पर यमन के हौती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका के उस कदम का विरोध किया गया है जिसके तहत अमेरिका और उसके सहयोगी देश रेड सी का निरीक्षण करेंगे, वहां पर हो रहे स्मगलिंग, हथियारों का आदान प्रदान, इस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाजरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है बाजरा ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बाजरा के बारे में, और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बाजरा में कई अन्य अनाजों की तुलना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके कारण वैसे लोग जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है उन्हें बाजरा खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसीलिए यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता है, जिसके कारण यह शुगर पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है चावल या गेहूं की तुलना में इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का संयोजन बेहतर होता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि बाजरा में गेहूं और चावल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर और आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। यानी कि यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है कर्नाटक भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है ए बेटर मिलेट फॉर पोटेंशियल आयरन डिफिशियंसी। और यहां पर यह कहा गया है कि मिलेट का उपयोग हम भारत में पाए जाने वाले आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों का जो पश्चिमी भाग होता है वह उष्ण होता है। यानी कि यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिम पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं तेल रिसाव के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है फ्यूल शिप सिंक ऑफ ट्यूनीशिया थ्रेटेन्स मैरीन लाइफ। तो यहां पर यह कहा गया है कि ट्यूनीशिया के द्वारा जो तेल का रिसाव हुआ है उसको रोकने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है उसने। और आप सभी को यह पता होगा कि एक फ्यूल शिप जो कि हजारों टन फ्यूल लेकर के वहां से गुजर रहा था वह डूब गया है, जिसके कारण ट्यूनीशिया के गैप्स में तेल का रिसाव हो गया है। और उसके कारण वहां के मछलियों को, वहां पर पाए जाने वाले पक्षियों को इससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और इसीलिए ट्यूनीशिया के द्वारा नेशनल इमरजेंसी प्लान के तहत इस खतरे से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम तेल रिसाव की बात करें तो तेल रिसाव पर्यावरण में गैसोलीन, कच्चे तेल
और अन्य तेल उत्पादों और ईंधन की अनियंत्रित रिहाई को संदर्भित करता है। और तेल रिसाव प्राकृतिक आवासों को नष्ट करके जल, वायु और भूमि को प्रदूषित कर सकता है। लेकिन जब हम तेल रिसाव की बात करते हैं तो यहाँ पर समुद्र में तेल का रिसाव होता है, हम उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र के नीचे जो तेल की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, कभी कभी उसमें छेद हो जाता है जिससे कि पूरे समुद्र में तेल फैल जाता है। उसी तरीके से जब तेल टैंकरों में कोई दुर्घटना घटती है तो उसके कारण भी लाखों लीटर तेल समुद्र की सतह पर फैल जाता है। ड्रिलिंग रिग में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके कारण भी तेल का रिसाव होता है। तेल के रिसाव के कारण आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र दोनों का नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जब भी तेल का रिसाव होता है जिस भी क्षेत्र में, उसके कारण इसका असर मछलियों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। समुद्र की सतह पर तेल होने के कारण पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश सतह में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण वहां पर घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है और उसके अंदर पाए जाने वाले जलीय जीवन को इससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में जब तेल फैल जाता है और जब कोई पक्षी उसके चपेट में आता है तो उस पक्षी के पंख खराब हो जाते हैं, वह उड़ नहीं पाता, जिसके कारण वह हाइपोथर्मिया से मर जाता है। इसी तरीके से पर्यटन को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता है। यानी कि तेल रिसाव आर्थिक नजरिए से भी और पर्यावरण के नजरिए से भी बहुत ही बड़ा संकट माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।